दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं पल्लवन पार्ट 3। इससे पूर्व हम पल्लवन को स्पष्ट करने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो बना चुके हैं, जिसके अंदर पल्लवन की परिभाषा, पल्लवन कैसे करें, किस तरह से होता है, इसके क्या क्या नियम हैं, क्या क्या प्रारूप है, कौन सी शैली अपनाएं, और पल्लवन न कि सिर्फ आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बल्कि अकादमिक परीक्षाओं के लिए भी किस तरह उपयोगी है, वो सब बता चुके हैं। पार्ट 2 में भी एक उदाहरण के द्वारा हमने स्पष्ट करके समझाया है, लेकिन एक दो उदाहरणों से हम और स्पष्ट करना चाहते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें और कर सकें। तो आइए, हिंदी की बिंदी पर आपका स्वागत है और हम प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो पल्लवन पार्ट 3। तो दूसरा उदाहरण है, मूल अवतरण जो है वो है, नर और नारी जन्मते और मरते हैं परंतु राष्ट्र सदा अमर रहता है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया है वाक्य। अब इसका हम पल्लवन करते हैं। संसार में असंख्य नर नारियों का जन्म प्रतिक्षण होता रहता है और हर क्षण उनकी मृत्यु भी होती है। बस पल्लवन करते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो अवतरण है मूल, इसको आप 3-4 बार पढ़िए और इसमें केंद्रीय बिंदु देखिए, सेंटर पॉइंट्स देखिए क्या क्या है। नर नारी, राष्ट्र, नर नारी जन्मते मरते हैं, राष्ट्र अमर रहता है। तो इसमें राष्ट्र की प्रमुखता है, राष्ट्र की अमरता की बात कर रही है। नर नारी है लेकिन वो स्थिर नहीं है, वो चलायमान है। तो राष्ट्र प्रमुख है, उसके अंदर रहने वाले प्राणी नर नारी वो सब गौण हैं। उन चीज़ों की बात करते हुए हमें इसका पल्लवन करना है। मनुष्य के साथ जीना मरना सदा लगा रहता है। जन्म के साथ मृत्यु का संबंध अवश्यम भावी है। जन्म होता है तो मृत्यु भी होगी, यह निश्चित है। ये सत्य है, चाहे कोई भी प्राणी हो, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी। यह एक ऐसा सत्य है जिसके संबंध में किसी तरह का भ्रम हो ही नहीं सकता। जिन जिन लोगों ने इसका भ्रम किया है, घमंड किया है, वो सब भी नष्ट हुए हैं, उनकी भी मृत्यु हुई है। वो बात अलग है, कुछ सत्ता प्रमुख होने के कारण, कुछ पावर होने के कारण उस समय व्यक्ति में अहम आ जाता है, लेकिन बाद में सब नष्ट हो जाता है। किंतु राष्ट्र अमर रहे, इसकी आत्मा अमर है। ये मनुष्य की तरह जीता मरता नहीं है। राष्ट्र की शक्ति उसके नागरिक, उसकी संस्कृति, उसका साहित्य, उसकी परंपरा और उसकी ऐतिहासिक चेतना में है। ये मूलतः एक राष्ट्र की शक्ति है जिसको निश्चित रूप से नागरिकों के द्वारा किया जाता है। लेकिन नागरिक जब चले जाते हैं तो भी उसका साहित्य, उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति, उसका ऐतिहासिक पक्ष मौजूद रहता है, हमेशा रहता है वो। नागरिकों की सबल एकता से राष्ट्र मजबूत होता है, उसकी आत्मा सशक्त और दीर्घजीवी होती है। जब तक राष्ट्र की आंतरिक एकता सुदृढ़ रहती है, उस पर कोई भी बाहरी शक्ति उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करती। उसका अमरत्व बना रहता है, उसका पतन नहीं होता। लेकिन जब उसकी आंतरिक शक्ति गृह कलह में पड़कर विशृंखल होने लगती है, तब उसका ह्रास अवश्यम भावी हो जाता है। निश्चित रूप से जब राष्ट्र में आंतरिक रूप से कोई कलह हो, कोई विवाद हो, तो वह टूटने लगता है। तो ये आंतरिक रूप से जो कमी है, इसको दूर की जानी चाहिए। किंतु ये ह्रास ही है, राष्ट्र का नाश नहीं। अर्थात वहाँ पर राष्ट्र का नाश नहीं, बल्कि जो उसमें लोग हैं, जो नागरिक हैं, उसकी जो संपदा है, उसका नाश होता है। राष्ट्र के साथ उसकी संस्कृति, उसका साहित्य, उसकी परंपरा, कला, ऐतिहासिक चेतना जैसे जो अमर तत्व हैं, वे किसी भी पतन के समय अपने नागरिकों को पुनः सचेत और प्रकृतिस्थ करते हैं, और तब पहले से अधिक तीव्रता से वे नागरिक ही अपनी
विशृंखलता को समाप्त कर एक हो जाते हैं, राष्ट्रमय हो जाते हैं। जब जब किसी भी राष्ट्र पर संकट आता है तो ये जो साहित्यकार हैं, कलमकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, कलाकार हैं, ऐतिहासिक रचनाकार हैं, इतिहास की व्याख्या करने वाले लोग हैं, ये राष्ट्र को सचेत करते हैं, ये राष्ट्र की एकत्रता को पुनः संचित करते हैं। ये उनको आगाह करते हैं कि आप पर ये संकट है, इसलिए इसका समाधान मिलकर कीजिएगा, और फिर राष्ट्र के नागरिक एक होकर के उस समस्या का समाधान करते हैं। जैसे कि जब हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, मुग़लों के, तो तब साहित्य ने, कलमकारों ने, बुद्धिजीवी ने, कलाकारों ने, इन सब ने मिलकर के, सामाजिक कार्य करने वालों ने, इन सब ने मिलकर के राष्ट्र को चेताया और फिर हम स्वतंत्र हुए। तो ये उसके परिणाम है। मनुष्य मरता है मगर उसकी परंपरा कभी नहीं मरती। व्यक्ति मरता है मगर राष्ट्र नहीं मरता। राष्ट्र की परंपरा और इतिहास चेतना ही प्रधान होती है। इतिहास में ऐसा भी हुआ है कि किसी राष्ट्रीय जाति को किसी भौगोलिक सीमा अर्थात देश से आक्रमणकारियों ने उखाड़ दिया, मगर अपनी परंपरा और ऐतिहासिक चेतना को लिए वह राष्ट्रीय जाति किसी ऐतिहासिक अवसर का लाभ उठाकर पुनः राष्ट्र में हो ही जाती है। इस आधार पर कहा जाए तो जाति, कौम और राष्ट्र एक ही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हैं, अर्थात ये एक ही हैं। इन शब्दों का ऐतिहासिक अर्थ है सांप्रदायिक नहीं, क्योंकि इन शब्दों के पीछे एक जैसी सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक एकत्व का बोध है। इसी प्रकार कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ तक फैले भारतीय राष्ट्र में नदी, पर्वत, वृक्ष, लता, क्षेत्र इत्यादि के साथ जुड़ा आत्मीयता का संबंध केवल भौगोलिक ही नहीं बल्कि वंश परंपराओं का भी है। अर्थात ये जो नदी संप्रदाय हैं, पर्वत हैं, वृक्ष हैं यहाँ के, इनसे एक आत्मीयता है, राष्ट्र की एक पहचान होती है। जैसा कि पूर्व में बताया, पूरी प्रकृति और प्राणी लोग उस राष्ट्र की पहचान है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं या मनुष्य के द्वारा की जाने वाली गतिविधियां ही राष्ट्र की पहचान नहीं है, बल्कि ये सब भी उसके अंग हैं, जुड़े हुए हैं। फिर ये वंश परंपराएं एक सी साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, नैतिक और ऐतिहासिक विरासतों से एक दूसरे से बंधी हैं। इनमें पृथकता है, भिन्नता है, लेकिन अलगाव नहीं है, कहीं ना कहीं जुड़ाव है आपस में। आज भारत के किसी एक कोने का निवासी मूलतः किसी अन्य छोर का वंशज है। वो एक जगह से जाकर के दूसरी जगह बस गया है और वहाँ पर उसने अपनी संस्कृति को प्रसारित किया है, पल्लवित किया है और दूसरों की संस्कृति को स्वीकार किया है। ऐसा हुआ है अनेक जगह पर, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के चक्कर में विश्व के दूसरे देशों में भी चले गए हैं। किसी एक कोने की भाषा बोलने वाला मूलतः किसी दूसरे ही छोर की जननी भाषा बोलता है। सारे तीर्थ, सारी नदियाँ, सारे धाम और सारे यात्रा पथ एक दूसरे के ऐतिहासिक मिलन के साक्षी हैं। सारे वंशों की रगों में एक ही पारंपरिक रक्त का संचार है। यही कारण है कि भारत एक राष्ट्र है। एक राष्ट्र की पहचान इन सब से मिलकर के ही बनती है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये निश्चित रूप से उसकी पहचान को विशिष्ट बनाने में अपनी विशिष्ट भूमिका अदा करते हैं, अपना योगदान देते हैं। सांप्रदायिक चिढ़ या स्वार्थ के कारण अपनी ही राष्ट्रीयता से इनकार करने वाले कुछ लोगों द्वारा बनाया गया पाकिस्तान भी भारत राष्ट्र का ही एक अंश है। बहुत सारे लोग जो किसी भी कारण से धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर जो भेद करते हैं, वो कई बार कह देते हैं कि इस तरह, जैसे कि उदाहरण के लिए पाकिस्तान का उदाहरण दिया है, ये निश्चित रूप से भारत का ही एक अंग रहा है। वो बात अलग है कि जैसे कि परिवारों में जो दो भाई होते हैं उनमें आपस में मतभेद होता है तो वो अलग हो जाते हैं, लेकिन मूलतः यदि हम माने या न माने, लेकिन उनके गोत्र के आधार पर देखें, उनके वंश परंपरा के आधार पर देखें, जाति के आधार पर देखें, उनके नाक नक्श, पूर्वजों के खान पान, दूसरे व्यवहारों के आधार पर देखें, कामों के आधार पर देखें, तो वो एक ही वंश के हैं, एक ही राष्ट्र के हैं, एक ही जाति के हैं। तो इसी तरह उनमें विवाद है तो अलग हो गए। तो पाकिस्तान को लेकर के भी कुछ
लोगों ने विवाद किया तो उसको विवाद को ख़त्म करने के लिए एक अलग देश बना दिया, किंतु है मात्र राजनीतिक कारणों से अलग है। ये महत्वपूर्ण बात है कि राजनीतिक कारणों से वह अलग है। बाकी आप कभी जाइएगा तो पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें, लगभग 90% चीज़ें जैसा भारत में है वैसा ही वहाँ है। तो ये सबसे बड़ा एक उदाहरण है, एक कारण है जो कि उनकी एकता को दर्शाता है कि कभी वो एक थे। राष्ट्रीयता का कोई राजनीतिक कारण नहीं होता, बल्कि सांस्कृतिक कारण ही होता है। एक खास बात और, बहुत सारे राजनीतिक मंचों पर अलग अलग नेता जो राष्ट्र के नाम पर अलग अलग रूप से राष्ट्रीयता का बखान करते हैं, वो सिर्फ उनका प्रोपेगेंडा है वोट बैंक बनाने का, बल्कि राष्ट्रीयता का मुख्य जो कारण है, जो लगाव है, वो राष्ट्रीयता का कारण सांस्कृतिक कारण है, न कि राजनीतिक कारण। समस्त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और न्यायिक कारणों से पाकिस्तान के लोग भारत राष्ट्र की ही संतान हैं। रक्त से, भाषा से, खान पान, आचार व्यवहार या नस्ल से पाकिस्तान के लोग भी वही हैं जो भारत के लोग हैं। एक रूपता है उनमें, एक समानता है बहुत सारी चीज़ों में। किसी के धर्म परिवर्तन से ही नस्ल का परिवर्तन या राष्ट्र का परिवर्तन नहीं होता। यदि ऐसा होता तो मलय राष्ट्र में मलय नस्ल या मलय जाति का क्या अर्थ होता है, अर्थात वहाँ पर क्यों होते वो। मलय राष्ट्र में बहुसंख्यक मुसलमान होने पर भी वे अरबी क्यों नहीं हैं। मलय और ठेठ मलई परंपरा के ही क्यों है। व्यक्ति के मरने से राष्ट्र नहीं मरता, व्यक्ति के धर्म परिवर्तन से राष्ट्रीयता की परिवर्तन की सांप्रदायिक नारेबाजी तो और भी बड़ी मूर्खता है। अतः नर नारी के जन्मते मरने पर भी राष्ट्र अमर है, बल्कि राष्ट्र की जो संस्कृति और राष्ट्रीयता है वो सारे राष्ट्र के नागरिकों के धर्म परिवर्तन तक कर लेने पर भी वही रहती है, वह बदलती नहीं है। तो मूलतः राष्ट्र एक संगठन का नाम है, न कि कुछ व्यक्तियों का या कुछ कारणों का, कुछ राजनीतिक दलों का या कुछ लोगों का, बल्कि पूरे राष्ट्र में रहने वाले सभी प्राणी, प्रकृति, उन सब का नाम है। तो उसे संगठित रखने में सबकी भूमिका है, और कहीं पर कुछ आंतरिक क्षीण होता है, ह्रास होता है, तो उस कमी को दूर किया जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस तरह से इसका पल्लवन करें और अन्य पल्लवनों को आप करके अभ्यास करें। जितना अभ्यास करेंगे उतना बेहतर आप निखरेंगे, उसको समझ पाएंगे, कर पाएंगे। आपका शब्दकोश बढ़ेगा, वाक्य विन्यास बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बेहतर कर पाएंगे। ऐसी हमें अपेक्षा है, आशा है। आप जिस भी परीक्षा में जाएं, अच्छी सी तैयारी करें और आप सफल हों। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अन्य कुछ पढ़ना और जानना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इसके साथ जुड़े रहें। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।